नेपाल की राजनीति की जब बात होती है तो अक्सर अस्थिरता और भ्रष्टाचार, यही शब्द शायद सबसे पहले आते हैं जहन में। हाँ बिल्कुल। माहौल अक्सर उथल-पुथल वाला ही रहता है। लेकिन इसी माहौल से एक नाम ऐसा उभरा जिसने उम्मीद जगाई, सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और फिर बाद में जाकर देश की अंतरिम प्रधानमंत्री भी। हाँ, ये बहुत ही अप्रत्याशित। सुशीला कार्की के जीवन, उनके संघर्ष और उनके असर को थोड़ा समझ सकें। हाँ, और हमारा इरादा सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उन अहम पड़ावों को समझना है जिनसे उनकी ये पूरी यात्रा बनी है। मतलब कैसे उन्होंने न्यायपालिका में अपनी जगह बनाई। हाँ, कैसे पहचान बनाई, कौन सी बड़ी चुनौतियां आई उनके सामने, और कैसे वो एक मुश्किल समय में, संकट के वक्त में नेपाल के नेतृत्व के लिए एक तरह से सर्वसम्मत पसंद बन गई। हालांकि वो पसंद शायद अप्रत्याशित थी। हाँ बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि नेपाल में न्याय की, बदलाव की और उम्मीद की जो तलाश है, उसकी भी कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट के हुआ 7 जून 1952 को पूर्वी नेपाल का शहर है धरान, वहां। और ये वो दौर था, खासकर अगर नेपाल के समाज को देखें तो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट इस पर जोर देती है कि उस माहौल में भी उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ने की पूरी आजादी दी। अच्छा। और ये शायद उनके शुरुआती जीवन का एक अहम मोड़ था। इसी ने शायद उनके मजबूत इरादों और स्वतंत्र सोच की नींव रखी होगी। हाँ, हो सकता है। अक्सर ऐसा शुरुआती प्रोत्साहन ही आगे काम आता है। बिल्कुल। धरान से इंटरमीडिएट करने के बाद वो काठमांडू गई, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। अच्छा। और उसके बाद फिर उन्होंने कानून की पढ़ाई की। ये रास्ता चुनना भी उस जमाने में शायद उतना आम नहीं रहा होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर स्क्रिप्ट बताती है कि 1980 के दशक में उन्होंने नेपाल लॉ सर्विस में एडवोकेट के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाया और वकालत शुरू की। अच्छा, 80 के दशक में। हाँ, यहीं से उनके उस न्यायिक सफर की, कह सकते हैं, औपचारिक शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर इतिहास बनाया। इस शुरुआती दौर को थोड़ा और समझे। 80 के दशक में वकालत शुरू करना, वो भी एक महिला के लिए, यकीनन आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल, चुनौतियां तो बहुत रही होंगी। स्क्रिप्ट कहती है कि वो बहुत जल्द ही अपनी ईमानदारी और अपने काम में सख्ती के लिए जानी जाने लगी। जी हाँ, और ये पहचान ऐसे वक्त में बन रही थी जब नेपाल खुद एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। 90 के दशक में लोकतंत्र वाली लहर आई थी। हाँ बिल्कुल। 1990 के दशक की जो लोकतंत्र की लहर थी, उसने न्यायपालिका की भूमिका को अचानक बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। तो ऐसे बदलते माहौल में सुशीला कार्की जैसी आवाजों की जरूरत ज्यादा महसूस हुई होगी। हाँ, कह सकते, स्वतंत्र और मुखर आवाजों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा थी। किन खास मुद्दों पर वो ज्यादा बोलती थीं? स्क्रिप्ट कुछ बताती है इस बारे में? स्क्रिप्ट के अनुसार वो खास तौर पर भ्रष्टाचार, सत्ता का गलत इस्तेमाल और महिला अधिकार जैसे संवेदनशील और जरूरी मुद्दों पर सिर्फ बोलती नहीं थी, बल्कि सक्रिय होकर केस भी लड़ती थी। अच्छा, केस भी लड़ती थी। हाँ, उनकी यही निडरता और ईमानदारी शायद वो वजह थी जिनसे 2004 में उनकी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति हुई। और जज बनने के बाद भी उन्होंने ये छवि बनाए रखी। स्क्रिप्ट में उनके कई महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र है, कुछ को तो ऐतिहासिक भी कहा गया है। बिल्कुल। यहाँ ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि कैसे उन्होंने जो स्थापित सत्ता की संरचनाएं थीं, उन्हें चुनौती दी। हाँ, ये सही बात है। मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले भी और खासकर उस पद पर पहुंचने के बाद उनके फैसलों ने नेपाल की राजनीति और समाज पर गहरा असर डाला। भ्रष्टाचार के मामलों में तो उनका रवैया बहुत सख्त था, ऐसा लगता है। बेहद सख्त। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि उन्होंने बड़े सरकारी अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रभावशाली राजनेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि दबाव होता होगा ऐसे पदों पर। जाहिर है, और यही उनकी खासियत बनी। उनके फैसलों ने एक तरह से ये संदेश दिया कि न्याय व्यवस्था सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि आम नागरिक के लिए एक ढाल है। हाँ बिल्कुल, आम नागरिक के लिए ढाल का काम कर सकती है और करना चाहिए। मानवाधिकारों के मामलों में भी उनकी यही मजबूती दिखती है। मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर भी उनका नजरिया साफ था। हाँ, स्क्रिप्ट बताती है कि वो मानती थीं कि एक लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निडर प्रेस का होना बहुत जरूरी है। ये सारे पहलू मिलकर उनकी एक ऐसी छवि बनाते हैं जो सिर्फ एक जज की नहीं, बल्कि उसूलों पर टिके रहने वाले एक व्यक्ति की है।
और शायद यही उसूलों वाली छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका सख्त रवैया ही उन्हें 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के पद तक ले गया। बिल्कुल, ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि लैंगिक समानता के नजरिए से देखें तो पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मील का पत्थर था। लेकिन शिखर पर पहुंचना अक्सर नई चुनौतियां लाता है। स्क्रिप्ट के मुताबिक के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की सरकार से उनके कुछ मतभेद शुरू हुए। हाँ, ये मतभेद खासकर राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर थे और सरकार के कुछ फैसलों पर उनकी आपत्तियां थी। और जब उन्होंने दबाव में आने से इनकार किया तब सरकार ने वो कदम उठाया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। संसद में उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ले आए। एक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग, ये तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला हुआ। बिल्कुल, यही माना गया। अंजाम क्या हुआ इसका? क्या सरकार कामयाब हुई? यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। स्क्रिप्ट बताती है कि इस प्रस्ताव के खिलाफ जबरदस्त जनविरोध हुआ। जनता सड़कों पर आ गए। हाँ, कानून के छात्र, महिला संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग, हजारों आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने इसे न्याय पर हमला और राजनीतिक साजिश बताया। तो मतलब जनता का दबाव काम कर गया। बिल्कुल, भारी जन दबाव और चारों तरफ से आलोचना के बाद सरकार को आखिरकार महाभियोग प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। अच्छा, ये घटना सुशीला कार्की की अपनी नैतिक शक्ति और जनता में उनकी साख का एक बहुत बड़ा सबूत बनी और इसने ये भी दिखाया कि नेपाल के लोकतंत्र में जन आवाज की अहमियत है। ये वाकई उनकी छवि को और मजबूत करने वाली घटना रही होगी। एक ऐसी जज जो राजनीतिक दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं। निश्चित रूप से इस घटना ने उन्हें सिर्फ एक जज के तौर पर नहीं बल्कि उसूलों के लिए खड़े होने वाले एक प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। और फिर स्क्रिप्ट हमें ले जाती है 2025 के दौर में, जब नेपाल एक बार फिर गहरे राजनीतिक संकट में था। भ्रष्टाचार के आरोप, पार्टियों में सत्ता की खींचतान, जनता में बढ़ता गुस्सा, माहौल बहुत तनाव वाला था। और ऐसे नाजुक वक्त में एक और अप्रत्याशित फैसला हुआ। हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। सभी बड़े राजनीतिक दलों ने आपस में सहमति बनाकर सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फैसला किया। अंतरिम प्रधानमंत्री? हाँ, ये नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ था। कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीधे देश के सबसे बड़े कार्यकारी पद यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा था। ये तो वाकई कल्पना से परे लगता है। न्यायपालिका से सीधे कार्यपालिका के शीर्ष पर। लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? स्क्रिप्ट के मुताबिक जनता ने इस फैसले का जबरदस्त स्वागत किया। अच्छा। हाँ, इसे न्याय और ईमानदारी की जीत के तौर पर देखा गया। काठमांडू की सड़कों पर जैसा माहौल था, लोगों में एक नई उम्मीद जगी कि शायद अब देश सही रास्ते पर जाएगा। स्क्रिप्ट में एक बैनर का भी जिक्र है, होप राइजेस अगेन। हाँ, उम्मीद फिर जगी है। ये उस समय की भावना को बिल्कुल सही दिखाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या कदम उठाए? क्या वो उन उम्मीदों पर कुछ हद तक खरी उतर पाई? स्क्रिप्ट क्या बताती है? देखिए, उनका कार्यकाल अंतरिम था, मतलब सीमित समय के लिए। लेकिन स्क्रिप्ट बताती है कि उन्होंने आते ही कुछ ठोस और लक्षित कदम उठाए। जिनका मकसद क्या था? मुख्य उद्देश्य था व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और जो सालों से भ्रष्टाचार जड़ें जमाए बैठा है उस पर रोक लगाना। किस तरह के कदम थे वो? कुछ उदाहरण है स्क्रिप्ट में? हाँ, कई हैं। पहला, उन्होंने सरकारी कामकाज में खासकर पैसों के लेन देन में भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की पहल की। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ। दूसरा, सरकारी ठेकों यानी टेंडर्स की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाने पर जोर दिया, जैसे ई टेंडरिंग को जरूरी। अच्छा। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो बुनियादी क्षेत्र हैं उनमें इमरजेंसी निवेश की घोषणा की। और चौथा, जो हाशिए पर पड़े समुदाय हैं, खासकर महिलाएं और आदिवासी समूह, उनके विकास के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम शुरू किए। उनका नजरिया काफी साफ लगता है, सिस्टम की सफाई और आम आदमी के मुद्दों पर ध्यान। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में उनका एक कथन भी है, नेपाल का भविष्य तभी सुरक्षित है जब हर बच्चा शिक्षा पाए और हर नागरिक को न्याय मिले। हाँ, ये उनकी प्राथमिकताओं को साफ दिखाता है। उनका जोर ढांचागत सुधारों और गवर्नेंस को बेहतर बनाने पर था। वो शायद ये संदेश देना चाहती थी कि ईमानदारी सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं, इसे व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान था? आलोचनाएं भी हुई होंगी, चुनौतियां भी आई होंगी। आलोचना तो हुई और स्क्रिप्ट इसका जिक्र करती है। सबसे पहला तर्क विपक्ष की तरफ से आया कि उनके पास सरकार चलाने का मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव नहीं है। हाँ, न्यायपालिका का अनुभव कार्यपालिका से अलग तो होता है। बिल्कुल। और प्रशासनिक तंत्र के अंदर से
क्या रिएक्शन था? हाँ, वो भी। स्क्रिप्ट बताती है कि कुछ सरकारी अधिकारियों और ब्यूरोक्रेट्स में ये शिकायत भी थी कि उनकी अत्यधिक सख्ती और हर चीज नियम कायदे से करने पर जोर देने से फैसले लेने की प्रक्रिया धीमी हो गई है, प्रशासनिक कामकाज धीमा हो गया है। अच्छा, ये भी एक पहलू है। और सबसे बड़ी चुनौती तो वही थी, देश के सिस्टम में गहरे तक फैला हुआ भ्रष्टाचार का नेटवर्क। उसे पूरी तरह उखाड़ फेंकना किसी के लिए भी, चाहे वो कितना भी ईमानदार क्यों न हो, बहुत बड़ी चुनौती है। तो मतलब एक तरफ ईमानदारी, सुधार की कोशिशें, जनता का समर्थन, हाँ, तो दूसरी तरफ अनुभव की कमी की बात, प्रशासनिक सुस्ती की शिकायतें और वो जमीनी हकीकत मतलब भ्रष्टाचार। हाँ, एक मिलीजुली तस्वीर थी। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि बहुत सकारात्मक बनी रही। दुनिया भर में उनके इस रोल को बड़ी दिलचस्पी से देखा गया। अंतर मीडिया ने इसे कैसे कवर किया? स्क्रिप्ट में कुछ है इस बारे में? हाँ, स्क्रिप्ट के अनुसार बड़े ग्लोबल मीडिया हाउसेस ने उनके काम को काफी सराहा। जैसे द गार्डियन अखबार ने उन्हें ए जज हु बिकेम पीपल्स पीएम कहा। अच्छा, जनता की प्रधानमंत्री बनी न्यायाधीश। हाँ, भारत के बड़े अखबारों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ने भी उनके न्यायिक करियर, उनके साहसिक फैसलों और फिर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर पर विस्तार से लिखा। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या नजरिया था? संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स ने नेपाल में उनके नेतृत्व को, भले ही वो अंतरिम था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में एक अहम और संभावी मॉडल के तौर पर देखा। ये तो न सिर्फ सुशीला कार्की के लिए बल्कि नेपाल की छवि के लिए भी अच्छी बात थी। हाँ, बिल्कुल। अगर हम इस पूरी कहानी को थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो सुशीला कार्की की कहानी सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं रहती। उनकी विरासत क्या है, किस रूप में याद किया जाना चाहिए? उनकी विरासत कई परतों वाली है। सबसे पहले तो जाहिर है वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और फिर अप्रत्याशित हालात में अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। लैंगिक समानता और न्यायिक स्वतंत्रता दोनों नजरियों से। बिल्कुल। और जैसा स्क्रिप्ट में भी इशारा है, वो सिर्फ नेपाल की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि शायद पूरे दक्षिण एशिया की उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी जो सार्वजनिक जीवन में या न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। उनकी यात्रा दिखाती है कि ईमानदारी और न्याय के उसूलों पर टिके रहकर भी बदलाव लाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। उनकी कहानी का एक और अहम पहलू यह है कि ये दिखाती है कि बहुत ज्यादा राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार के माहौल में भी उसूलों और नैतिकता के साथ टिके रहना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। ये उन सब के लिए एक उम्मीद है जो निराशा के माहौल में बदलाव लाना चाहते हैं। सही कहा। उनकी कहानी एक तरह से इस बात का सबूत भी है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति भी, अगर उसके पास नैतिक बल और जनता का विश्वास हो, तो वो स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे सकता है और कम से कम बदलाव की एक उम्मीद तो जगा ही सकता है। हाँ, और उनकी यात्रा ये भी दिखाती है कि व्यक्तिगत ईमानदारी और संस्थागत सुधार कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। उनके जो कदम थे, खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ और पारदर्शिता लाने के जो प्रयास उन्होंने किए, अगर उन्हें आगे की सरकारें गंभीरता से लेती हैं तो वो नेपाल के भविष्य के लिए नींव का पत्थर बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर सुशीला कार्की की ये कहानी साहस की है, दृढ़ता की है, अप्रत्याशित नेतृत्व की और उसूलों पर टिके रहने की कहानी है। हाँ। एक ऐसी न्यायाधीश जिन्होंने न सिर्फ न्यायपालिका की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि एक मुश्किल वक्त में देश को संभालने की जिम्मेदारी भी उठाई जब शायद कोई और तैयार नहीं था। उनकी यात्रा व्यक्तिगत ईमानदारी को संस्थागत सुधारों से जोड़ने का एक अहम उदाहरण है। उनके उठाए गए कदम, खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ और पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रयास, अगर जारी रखे जाते हैं तो नेपाल के भविष्य के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि डॉक्यूमेंट्री के अंत में भी शायद कहा गया है, न्याय की मशाल जलाए रखने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुशीला कार्की जैसे लोगों के प्रयासों के बाद उस मशाल को लगातार जलाए रखने के लिए और व्यवस्था में जो बदलाव लाने की कोशिश हुई, उसे स्थायी बनाने के लिए समाज को, संस्थाओं को और आने वाले नेताओं को क्या करने की जरूरत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।